हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 75। इससे पहले ऑलरेडी हमने 74 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक देखेंगे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झील प्राकृतिक झील के उदाहरण है? वुलर झील, डल झील, नैनीताल झील, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में तीनों प्राकृतिक झील के उदाहरण है। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये तीनों प्राकृतिक झील के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, वुलर झील, डल झील, नैनीताल झील, चिल्का, सांभर, पुटीकला झील, ये सभी प्राकृतिक झील के उदाहरण हैं। वहीं बात करें कुछ कृत्रिम झील के बारे में तो याद रखना है, पहला है गोविंद सागर झील, दूसरा है आपका राणा सागर, तीसरा है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से नागार्जुन, एक और है यहाँ पे हीराकुंड। ये चार का नाम याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ये सभी कृत्रिम झील के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस या किन नदी या नदियों से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? व्यास, सतलज, झेलम, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, व्यास और सतलज, ध्यान रखिएगा, व्यास और सतलज देखेंगे कि जो संगम होता है वहाँ से ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इस नहर का उद्गम सतलज और ब्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से होता है। ध्यान रखिएगा, इस नहर का उद्गम कहाँ से हो रहा है? सतलज और ब्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से होता है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौते के तहत भारत को 3 नदियां सतलज, ब्यास और रावी होगा यहाँ पे के पानी का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सवाल है, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, केरल। ये सवाल लेने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था क्योंकि यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स का सवाल बन रहे थे, इसीलिए हमने इसे इंक्लूड किया है। यहाँ पे एक सर्वेक्षण हुआ था, ध्यान रखिएगा, फरवरी 2025 में। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 14 नई पक्षी प्रजातियाँ और 15 नई तितली प्रजातियाँ देखी गई हैं। यहाँ पे एक सर्वेक्षण हुआ था फरवरी 2025 में, तो यहाँ पे देखेंगे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 14 नई पक्षी प्रजातियाँ देखी गई हैं और 15 नई तितली प्रजातियाँ यहाँ पर देखी गई हैं। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ से बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, CSC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायुमंडलीय नमी का स्तर कितने प्रतिशत बढ़ता है? सवाल है, CSC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायुमंडलीय नमी का स्तर कितने प्रतिशत बढ़ता है? 7%, 10%, 12%, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे 7%। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2024 को रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष कहा गया क्योंकि यह औसतन 1.6 डिग्री सेल्सियस गर्म था, जो यह औद्योगिक क्रांति पूर्व 1850 से लेकर 1990 के स्तर से भी ये अधिक था। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है, सवाल पूछा जा सकता है कि 2024 को रिकॉर्ड में से सबसे गर्म वर्ष क्यों कहा गया? क्योंकि यह औसतन 1.6 डिग्री सेल्सियस गर्म था, जो यह औद्योगिक क्रांति पूर्व 1850 से 1990 के जो बीच का हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति, उसके स्तर से भी ये अधिक था ये। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, ऊंचावच, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी किसके विभाजन के आधार हैं? भौगोलिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऊंचावच, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, ये सभी विशिष्ट क्षेत्र विभाजन के आधार हैं। सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊंचावच जलवायु, वनस्पति, मिट्टी विशिष्ट क्षेत्र विभाजन के आधार हैं। ऊंचावच धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप या आकार को कहते हैं। ऊंचावच क्या है? धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले जो प्रतिरूप होता है कुछ इस तरीके से, है ना, तो इस आकार को ही क्या कहते हैं? ऊंचावच कहते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के ऊंचावच पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी ऊंचावच, इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम श्रेणी ऊंचावच में महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। वहीं बात करें द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में, तो इसमें पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि को शामिल किया जाता है। तृतीय श्रेणी ऊंचावच के बारे में बात करें तो यहाँ पे सरिता, खाड़ी, डेल्टा, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद आदि स्थलाकृतियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है ए हेटनर, कार्ल रिटर, एफ वॉन रिचथॉफेन, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ए हेटनर भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जियोक्रोनोलॉजी वैज्ञानिक जांच का क्षेत्र जो पृथ्वी की चट्टानों और चट्टानों के संयोजन की उम्र और इतिहास का निर्धारण करने से ये संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जियोक्रोनोलॉजी जो होता है ना, ये पूछा जाता है सवाल कि जियोक्रोनोलॉजी क्या है, तो याद रखिएगा, जियोक्रोनोलॉजी वैज्ञानिक जांच का क्षेत्र है जो पृथ्वी की चट्टानों और चट्टानों के संयोजन की उम्र और इतिहास का निर्धारण करने से होता है या संबंधित होता है इससे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? सवाल है, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक गतियाँ, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे तीनों कथन जो दिए गए हैं बिल्कुल ही सही है, चाहे गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति हो, या फिर भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति हो, या फिर प्लेट टेक्टोनिक की जो गतियाँ होती हैं वजह वो हो, ये सभी देखेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण है। आइए थोड़ा सा और भी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा, गैस, जलवाष्प आदि का पृथ्वी के धरातल पर आना ही क्या है? ज्वालामुखी उद्गार है। ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया 2 रूपों में होती हैं। पहली प्रक्रिया भूपृष्ठ के नीचे होती है और दूसरी प्रक्रिया भूपृष्ठ के ऊपर होती है। ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी लावा, गैस, जलवाष्प आदि धरातल पर एक छिद्र के माध्यम से आता है जिसे विवर या फिर क्रेटर कहते हैं। तो यहाँ से पूछा गया सवाल है क्रेटर क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी लावा, गैस, जलवाष्प आदि धरातल पर एक छिद्र के माध्यम से आता है, उसे ही क्रेटर कहते हैं। लावा अपने विवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनाता है जिसे ही क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, या फिर कमजोर भूभाग का होना, या फिर गैसों की उपस्थिति होना, या फिर भूकंप आदि आना। ठीक है, ये सभी देखेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट के मुख्य कारण हैं। 3-4 कारणों को आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता है, क्या है? ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियाँ, रेत के टीलों के साथ विशाल रेगिस्तान, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काष्ठ स्थलाकृति की विशेषताएं होती हैं भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। डोलाइन क्या है? तो याद रखिएगा, डोलाइन एक बंद अवसाद होता है और ये बेलन, शंकु या फिर कटोरी या तस्तरी के आकार का हो सकता है। और एक डोलाइन का जो व्यास होता है कुछ मीटर से लेकर के कुछ सैकड़ों मीटर के बीच में ये हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत तल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे घोल की क्रिया से निर्माण स्थलाकृति काष्ठ स्थलाकृतियाँ के निर्माण होती हैं या फिर कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काष्ठ स्थलाकृति के निर्माण के लिए केवल लाइमस्टोन ही एक कारक नहीं होती, बल्कि घुलनशील चट्टान होना भी यहाँ पे चाहिए, जिसमें जल अपने रासायनिक क्रिया के द्वारा विभिन्न स्थल रूपों का विकास कर सके।
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। बाकी यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ पे आप लोग PDF में इसको जरूर पढ़िएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप में मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती हैं। सवाल है, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप में मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती हैं। व्यापारिक हवा, पश्चिमी हवा, मानसून, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मानसून पवन प्रणालियों में दबाव प्रतिरूप मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित करती हैं। सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, मानसून। ध्यान रखिएगा, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना हुआ है। मानसून की खोज हिप्पस के द्वारा 45 AD में ये किया गया था। मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करती हैं। भारत में मानसून 2 दिशा से प्रवेश करती हैं, अरब सागर तट से, केरल राज्य के तट से, और बंगाल की खाड़ी से बात करें तो बंगाल और उड़ीसा राज्य के तट से। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भारत में मानसून सर्वप्रथम पश्चिमी घाट से केरल राज्य में प्रवेश करती हैं। ये भी याद रखना है, भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से ही होती है। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी क्या कहलाती हैं। इंटरट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र, उप ध्रुवीय निम्न दबाव पेटी, या फिर ध्रुवीय वातान, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब पेटी को उप ध्रुवीय निम्न दबाव पेटी कहलाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब पेटी को क्या कहते हैं, उप ध्रुवीय निम्न दबाव पेटी। ठीक है, याद रखना है, ग्लोब पर पृथ्वी की कई कटिबंध यानी कि पेटियों में ये बांटा गया है। विषुवतीय रेखा 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ग्लोब ये आपका विषुवत रेखा है ना, और यहाँ पे देखेंगे 27 डिग्री कर्क रेखा और ये 27 डिग्री मकर रेखा। इसके जो बीच में जो भी क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इस कटिबंध में उच्च ताप और अधिक वर्षा सामान्य विशेषताएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता भी सर्वाधिक पाई जाती हैं। वहीं बात करें इसके आगे थोड़ा सा जाएंगे 66.5 डिग्री पर, तो ध्यान रखिएगा 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री तक अक्षांशों के जो बीच में है उसे कहा जाता है शीत कटिबंध। और याद रखिएगा 80 डिग्री अक्षांश के बाद मानव और जीवों के रहने के लिए यहाँ पे असहाय जलवायु होती है, अर्थात वहाँ पे निवास करना मुश्किल है। वहीं बात करें अक्षांश रेखा जलवायु से संबंधित होती हैं, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पर्वतीय वर्षा के कारण होते हैं वायु वाताग्र का ऊपर उठना, या फिर वातावरण में संवहन क्रिया, पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, पर्वतीय वर्षा के कारण पर्वतों या पहाड़ियों के द्वारा वायु का ऊपर उठना होता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पर्वतीय वर्षा के कारण क्या होते हैं, पर्वतों या पहाड़ियों के द्वारा वायु का ऊपर उठना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई इस तरीके से कोई पहाड़ है और यहाँ पे कोई समुद्र है इस तरीके से, तो जब यहाँ से हवाएं चलती हैं अपने साथ आर्द्रता लेकर के, ह्यूमिडिटी लेकर के जब चलती हैं, तो यहाँ से जब पहुँचता है तो टकरा करके ये ऊपर उठती हैं। और जब ऊपर उठती है वायु, तो यहाँ पर क्या होता है, ठंडा होने के वजह से यहाँ पे ढेर सारी इधर आसपास में वर्षा होती हैं। वहीं देखेंगे कि इसके पीछे बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती है, जिससे बोलते हैं वृष्टि छाया, है ना। तो ध्यान रखिएगा, पर्वतीय वर्षा समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली वाष्प प्रयुक्त हवाओं की दिशा में जब पर्वत आ जाते हैं तो हवाएं पर्वतों के सहारे ऊपर उठने लगते हैं। अधिक ऊंचाई पर हवाएं ठंडी होकर के पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पे वर्षा कराती हैं, इसे ही पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। और पर्वतों के वर्षा वाले भाग के विपरीत देखा जाए तो ये वाला भाग में, है ना, वर्षा होती है तो बिल्कुल ना के बराबर होती है ना। वर्षा या तो नहीं होती है या तो फिर बहुत ही कम होती है, इसे ही वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया में क्या कहा जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, ये भी याद रखना है, गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने पर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और संघनन के द्वारा ठंडी होकर वर्षा कराती हैं, इसे ही चक्रवाती वर्षा कहते हैं। समझ में आ रहा है। मान लेते हैं कि जैसे कोई ठंडी हवाएं हैं, जैसे कोई गर्म हवाएं, दोनों जब मिलती हैं, है ना,
जब दोनों मिलती हैं तो ये हवाएं दोनों क्या होती हैं, ऊपर उड़ती हैं। एक तरफ से गर्म हवाएं आ रही हैं, एक तरफ से ठंडी हवाएं, जब दोनों मिलती हैं तो ये दोनों ऊपर उठती हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है, गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने पर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और संघनन के द्वारा ठंडी होकर के वर्षा करती हैं। इसे ही चक्रवाती वर्षा कहते हैं। बादल का फटना का मतलब है अचानक से एक जगह बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और एक सवाल एक शायद कोई एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये लाइन, विषुवतीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा प्रायः प्रतिदिन 2 से 3 बजे के बीच में होती है ना। तो ये पूछा गया था सवाल कि विषुवतीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा प्रायः प्रतिदिन कितना से कितना बजे के बीच में होती हैं, तो 2 से 3 बजे के बीच में होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। संवहनीय वर्षा की विशेषताएं हैं, गरज के साथ कुछ समय तक मूसलाधार वर्षा होना। ठीक है, संवहनीय वर्षा का विशेषताएं होती हैं कि गरज के साथ कुछ समय तक मूसलाधार वर्षा का होना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है। जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है। वैश्विक तापमान संतुलन, वायुमंडलीय दबाव संतुलन, महासागर लवणता संतुलन, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जल चक्र का अभिप्राय होता है जल का एक रूप से दूसरे रूप या प्रकार में परिवर्तन होना और अंत में जल के रूप में परिवर्तित हो जाना। जल चक्र में जल का कुछ क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। यह प्रकृति में जल संचारण के सिद्धांत की व्याख्या करता है। यह पृथ्वी के संपूर्ण पर्यावरण रूपी पारिस्थितिकी तंत्र में एक भूजैव रसायन चक्र का उदाहरण भी है। जलीय परिसंचरण का द्वारा निर्मित एक चक्र जिसके अंतर्गत जल महासागर से वायुमंडल में, वायुमंडल से पृथ्वी पर और भूमि से फिर पुनः महासागर में पहुंच जाता है। पर्यावरणीय कारकों से जल चक्र में बाधा उत्पन्न हो रही है, याद रखनी है। पर्यावरणीय कारणों से जल चक्र में क्या हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रहा है, जो भूजल स्तर को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा, तीनों यहाँ पे जलीय चक्र में प्रभावित करता है या बनाए रखने में मदद करता है, प्रभावित नहीं करता है, बनाए रखने में मदद करता है। वैश्विक तापमान हो चाहे वायुमंडलीय दबाव संतुलन हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पूरे विश्व के महासागर में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। पूरे विश्व के महासागरों में फैले हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं। खाइयाँ, सीमांट, अगाध मैदान, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं ग्वाड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ग्वाड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर है यहाँ पे ई ऑप्शन। समुद्र में फैली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मध्य अटलांटिक पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है। सवाल है, कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है। उनकी गति बढ़ा के, उन्हें एक सीधी रेखा में चलने के लिए प्रेरित करके, विक्षोभ और भंवर पैदा करके, या फिर सदिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फेरल का नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसे ही कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर शून्य होती हैं। ठीक है, जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होती हैं और यह बल कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है, ओजोन परत का क्षरण होता है, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन होता है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखेंगे, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है, ओजोन परत का क्षरण होता है और वायु प्रदूषण और जलवायु में परिवर्तन भी होता है। तो अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। बात करें यहाँ पे हम जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी को जलाना, गोबर गैस उपला आदि आते हैं। जीवाश्म ईंधन अवसादी या परतदार चट्टान से प्राप्त होती हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 गैस उत्पन्न होती है और CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण भी है। CO2 गैस के उत्सर्जन के कारण वातावरण को भारी क्षति पहुंच रही है। CO2 गैस पृथ्वी के ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर जाने से आवरण बनाकर रोकती हैं। इस कारण ऊष्मा पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और वातावरण को गर्म कर देती हैं। CO2 गैस के उत्सर्जन को रोकने पर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में महत्वपूर्ण समझौते किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन सही है फिलहाल यहाँ। अगला सवाल है, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की भी फसल है, निम्न में से कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का ऐसे अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर होगा यहाँ पे मक्का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मक्का इसका बिल्कुल ही सही है। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की भी फसल है, वह फसल मक्का है। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल भी है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। मक्का रबी फसल में भी बोई जा सकती है। ठीक है, ज्वार बाजरा भी खरीफ फसल है। भारत में गेहूं एक मुख्य खाद्य फसल है। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर फिलहाल सी है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, USSR एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, भारत 1972 में, ध्यान रखिएगा, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना USSR की सहायता से की गई थी। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट की प्रथम चरण की शुरुआत 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी से प्रारंभ की गई थी और बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है भिलाई के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। इस संयंत्र की स्थापना भी सोवियत संघ की सहायता से ही 1955 में की गई थी। एक पूछा जाता है राउरकेला के बारे में, तो इसके बारे में याद रखना है कि राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ सब कुछ लिखा गया है, इसको आप लोग ज़रूर रीड कीजिएगा। PDF फाइल मिल जाएगा आपको, कल तक अवेलेबल करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? लाहौर, कलकत्ता, कराची एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर कराची शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई थी। देखेंगे, इस संधि के तहत 6 नदियों को पानी का बंटवारा तय हुआ था जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। 3 पूर्वी नदियाँ जिसमें रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर जो अधिकार दिया गया था वो भारत को दिया गया था, और 3 पश्चिमी नदियाँ झेलम, चिनाब, सिंधु, इन पानियों का बहाव को प्रयोग करने का अधिकार किसको दिया गया था? पाकिस्तान को मिला था ये अधिकार। उसका इस्तेमाल कर सकती थी, चाहे बिजली के लिए, कृषि आदि कार्यों के लिए कर सकती थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है 3 नदियों का नाम। भारत को मिला था रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, सतलज, ब्यास और रावी, ये 3 नदियों का नाम रखना है ध्यान, जो कि भारत को मिला था अधिकार। और 3 पश्चिमी नदियाँ जो थी झेलम, चिनाब, सिंधु, ये 3 नदियों का अधिकार मिला था पाकिस्तान को। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना है, भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह भारत के राज्य
तमिलनाडु का एक पर्यटक स्थल भी है। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2667 मीटर है, माफ़ कीजिएगा 37 मीटर है, जो कि बार बार हम अपने लेक्चर में बताते हैं आप लोग को, है ना, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और कुछ केरल में भी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु भी है, कई बार हम बता चुके हैं। यहाँ पे कोई जाति ऐसी हैं जो यहाँ पे निवास करती हैं, कौन सी जाति है जो इस नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती हैं, कई बार हम बताएं अपने लेक्चर में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? 46.89% या 29.32% या फिर 65.46%, ऐसा अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 65.46% था। सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, ध्यान रखना, 65.46% इसका सही आंसर है। वहीं बात करें 2011 में पुरुष साक्षरता का दर भारत में 82.14% था। ओवरऑल पूछा जाए तो 74.04% था, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ डेटा दे दिया गया है, इसे आप लोग PDF में ज़रूर रीड कीजिएगा, ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।